नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के रण की। कल रामपुर और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी हैं। वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है। एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ समीकरण बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने उपचुनाव से जुड़ी हुई। कल वोटिंग है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मौके पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से दावे हैं कि कल की तैयारी आज पूरी हो गई। और इस वक्त दांव किसकी है, दांव पर किसकी साख है, तो वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि दोनों ही सीटों को गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है। जीत के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी। और इसी बीच आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर गुड्डू जमाली बीएसपी की ओर से चुनाव मैदान में है। उनके भी दावे हैं। उनका कहना है कि जीत इस बार बीएसपी की होगी। और आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ये भी आपको बता दें, ओवैसी की पार्टी ने बीएसपी को समर्थन दिया है। एआईएमआईएम ने गुड्डू जमाली को समर्थन दिया है। वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी बड़ा ऐलान किया और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की ओर से भी बीएसपी को समर्थन का ऐलान किया गया है। यानी कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है और यहां पर खेल बिगड़ सकता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि गुड्डू जमाली, जिन्हें बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है, वो पिछली बार एआईएमआईएम की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अब बीएसपी के साथ हैं जो चुनाव मैदान में है। कहा जाता है कि गुड्डू जमाली का भी इलाके में अपना प्रभुत्व है और वहां पर उनको भी मानने वाले लोगों की संख्या है। और स्थानीय का मुद्दा भी उठाया जा रहा बीएसपी की ओर से कि वो लोगों के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं। और इसी बीच एआईएमआईएम ने भी गुड्डू जमाली को समर्थन का ऐलान कर दिया और साथ ही राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी। और यहां पर समाजवादी पार्टी के खेल बिगड़ने का अनुमान, अंदेशा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि जो वोटों का समीकरण है उसमें सेंधमारी बीएसपी की ओर से हो सकती है। अब बात रामपुर की कर लेते हैं। रामपुर उपचुनाव पर भी बड़ी खबर है। आसिम रजा, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 300 लोगों को प्रशासन ने हिरासत में रखा है। समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं ये, जिन्हें डराने की कोशिश हो रही है, ये कह रहे हैं आसिम रजा। तो एक तरफा कार्रवाई के नाम पर समाजवादी पार्टी के वोटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में रखा जा रहा है, ये कह रहे हैं आसिम रजा। और उनके इस कथन को भी इस तरह से देख रही है बीजेपी कि कहीं वो डिफेंसिव तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हार का डर अभी से तो नहीं सताने लगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं। कल ईवीएम का जिक्र हुआ था और आज वोटर्स को हिरासत में रखने की बात। 250-300 लोगों को उठाया है। हमने कुछ लोगों के नामों की फहरिस्त जो आज दोपहर 2 बजे तक रिलीज नहीं हुए थे, उनकी हमने ऑब्जर्वर को भी दी है, उनकी डीएम को भी दी है। कुछ लोग रात से, जब से 1 बजे से तांडव चला है, बड़ा तांडव, वैसे 7 बजे शुरू हो गई थी कार्रवाई। कुछ लोगों को रिलीज़ कर दिया, उनके नाम हमने नहीं दिए, क्या फ़ायदा देने से। लेकिन जो लोग अभी तक कस्टडी में थे, उनके हमने नाम डीएम को भी दिए हैं, ऑब्जर्वर को भी। और इसी बीच रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है।
स्थित ITI के मैदान में खड़े हैं, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना शुरू होनी हो गई है। आपको बता दें 1149 मतदान केंद्रों पर 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें 9,70,249 मतदाता पुरुष व 8,67,000 महिला मतदाता और 36 मतदाता अन्य हैं। आजमगढ़ में कुल 1,149 मतदान केंद्र और 2,176 बूथ बनाए गए हैं। मतदान से पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, जिसमें 70 केंद्रीय बलों के साथ ही 7 PSC के जवान के साथ 17 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है, जो 300 पॉइंटों पर खड़े होकर के चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में उपचुनाव की वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया है। मतदान की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइन पहले से ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों में CCTV, वीडियो कैमरा या माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। सारे मतदेय स्थल को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ की तरह ही रामपुर में भी उपचुनाव की वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामपुर सीट पर 1,123 मतदान केंद्र और 2,058 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। रामपुर में कल 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। मैं इस समय नवीन मंडी स्थल पर हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। देखिए यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। रामपुर में करीब 17 लाख मतदाता है, जिसमें से 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता है। 1123 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और पूरे जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, लिहाजा सुरक्षा समेत तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। सियासी लिहाज से अखिलेश यादव और आजम खान की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि आजमगढ़ की सीट से अखिलेश और रामपुर से आजम खान ने इस्तीफा दिया है। बहरहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कि अगले 2 साल के लिए वो किसे अपना सांसद चुनते हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय के साथ विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। आजमगढ़ में सियासी जंग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि बीएसपी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकाबला निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। लिहाजा दोनों उम्मीदवार अपना अपना दावा भी पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छा भरोसा भी है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है, मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे। 1.5 साल बचे हैं और 1.5 साल में मेरी भी परीक्षा है और मेरे पार्टी की भी परीक्षा है, क्योंकि मेरे पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। और कहीं ना कहीं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये भरोसा देके ही भेजा है कि 1.5 साल बचे हैं, आप लोगों से जाओ, निवेदन करो कि वहाँ कमल खिलाएं। और कमल खिलेगा तो जो लंबे समय तक आजमगढ़ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो विपक्ष में रहने की वजह से कुछ भी काम वहाँ नहीं कर पाए, तो वो 10-15 साल का काम हम 1.5 साल में करके आजमगढ़ को देंगे। ये भरोसा लेके मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता ने मुझ पर भरोसा भी जताया है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, गांव-गांव लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हम लोग यहाँ कमल खिला रहे हैं। आप आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और आजमगढ़ के लोग देश के किसानों की समस्या, देश की महंगाई की समस्या, देश की बेरोजगारी की समस्या, देश की और तमाम समस्याओं के साथ साथ ये जो नई समस्या भारत सरकार ने पैदा की है, अग्निपथ के नाम से जो सेना में भर्ती की नई योजना लाए हैं, और इस योजना में जिस तरह से हमारे सेना के नौजवानों का मनोबल गिराया है, जो लोग सैनिक भर्ती होते हैं उत्साह के साथ कि मैं भारत माँ की सेवा के लिए जा रहा हूँ, कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी देंगे,
परिवार की चिंता नहीं करते, उन सैनिकों का भी मनोबल बीजेपी के लोगों ने गिराया है। निश्चित तौर पे आजमगढ़ के नौजवान इस बात को बहुत गंभीरता से लिए हैं और मैंने चुनाव में वादा किया लोगों के बीच, आजमगढ़ी लोगों का जब आशीर्वाद लेके मुझे मौका मिलेगा सदन में जाने का, तो बहुत ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ मैं उनकी इस आवाज़ को उठाने का काम करूँगा। तो बीजेपी और एसपी के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में बीएसपी के गुड्डू जमाली भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिन्हें एआईएमआईएम और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का समर्थन भी मिल रहा है। अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में यूपी बोर्ड की परीक्षा के टॉपर्स से संवाद किया और इस दौरान यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 10 टॉपर स्टूडेंट्स शामिल हुए। सीएम योगी ने छात्रों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों से कहा कि शासन की योजनाओं को लेकर भी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने छात्रों को मंत्र दिया कि हमेशा तैयारी करते रहें और कभी हिम्मत न हारें। अभी मैंने जेईई का फॉर्म भरा है, सर बीटेक करेंगे ग्रेजुएशन। अभी आपने आईआईटी जेईई के बारे में? जी सर। उसी के बारे में आप ही अपने उसके टेस्ट में बैठी नहीं थी? नहीं सर, सर आप इस बार बैठेंगे 28 इस बार बैठेंगे? जी सर। अच्छा, तैयारी है? जी सर। पास हो जाएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगी। जी सर। ठीक है ना, तो तैयारी करके उसमें बैठिए और उस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मरीज हमारे लिए भगवान है और हम उन्हें प्रभावी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और अब तक 43 अस्पतालों का निरीक्षण किया है। हमारे पास सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। प्रक्रिया मात्र 14 जिले ऐसे बचे जहां मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हो पाई है। 16 जनपद ऐसे थे जहां पर पीपीपी मोड पे हमें मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे, उसमें 2 में हमने एमओयू साइन कर लिया, 14 में भी प्रक्रिया चल रही है। 45 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो विशेषज्ञ लेवल की चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज हमारे निर्माणाधीन हैं। 943 हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इधर यूपी में बुलडोजर से जो एक्शन हो रहा है उस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। यूपी में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था और इस पर यूपी सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद के आरोपों को गलत बताया, बेबुनियाद बताया। जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में जावेद की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 12 जून को पीडीए ने बुलडोजर चलाकर जावेद का घर गिराया था, जबकि ये मकान उसकी पत्नी के नाम पर था। जावेद मोहम्मद 10 जून को प्रयागराज में हुए हिंसा का आरोपी है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर से मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर पर योगी सरकार की दोहरी पॉलिसी है, ये आरोप भी उन्होंने लगाए। से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? उधर बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस आला अधिकारियों से तौकीर रजा की शिकायत की गई। तौकीर रजा ने भाषण के दौरान पीएम मोदी को कलमा पढ़ने की सलाह दी थी और हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप तौकीर रजा पर कुछ लोग लगा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए। ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे
इधर मऊ प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति के कुर्क करने के आदेश दिए हैं। ये जमीन गाजीपुर के मौजा, शेखपुर परगना और तहसील सदर में स्थित है। अफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के कई थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। मऊ के थाना सराय लखनसी और थाना दक्षिण टोला में भी केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक कुर्क की जाने वाली जमीन अवैध रूप से कमाए गए धन से ही इकट्ठा की गई है। मुकदमे में 14(1) के तहत जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश हुआ है, जिसमें 14(1) के तहत गाजीपुर में स्थित इनके नाम पे एक ज़मीन है, लगभग 236 एकड़ ज़मीन है, जिसको जब्त करने का आदेश 14(1) के तहत जिलाधिकारी कोर्ट से हुआ है। उसको पत्राचार करके गाजीपुर भेजा जा रहा है, जहाँ से इसका क्रियान्वयन कराया जाए। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कानपुर हिंसा केस में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। एसआईटी ने आरोपी मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया है। परेड नई सड़क इलाके में हुई हिंसा मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार बाबा बिरयानी का मालिक है और उसके ऊपर हयात जफर हाशमी को हिंसा के लिए फंड मुहैया कराने का आरोप है। मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। कानपुर में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो प्रयागराज हिंसा मामले में भी कार्रवाई चल रही है और एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी नेताओं की जो आरोपी नेता हैं उनकी संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस ने कुर्की की तैयारी शुरू भी कर दी है। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जिशान रहमानी, समाजवादी पार्टी पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी चल रही है। सभी के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी है। पुलिस अब कोर्ट में कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की नोटिस जारी किए जाने की इजाजत मांगेगी और फिर नोटिस जारी होने के बाद 1 महीने बाद धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। खबर मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति जब्त की गई है। समाजवादी पार्टी नेता यूसुफ मलिक की संपत्ति जब्त हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की यह संपत्ति है जो कि जब्त की गई है। जेल में बंद है समाजवादी पार्टी का नेता यूसुफ मलिक। एसपी नेता पर अपने भाइयों के साथ मिलकर गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे। जिला अधिकारी ने संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए थे। मकान कॉम्प्लेक्स समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। यूसुफ मलिक नगर निगम अधिकारी को धमकाने के मामले में रामपुर जेल में बंद है। यूसुफ मलिक नामक व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में उसकी जो प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, पहले से ही जेल में बंद है यूसुफ मलिक, उसके भाइयों पर उस पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने के आरोप और अब एक्शन हो रहा है, संपत्ति जब्त की जा रही है, और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जानकारी मिल रही कि इसकी यूसुफ मलिक जो आरोपी है, इसकी और बेनामी संपत्ति है, उसकी छानबीन की जा रही है। फिलहाल यूसुफ मलिक पर जो है नगर निगम अधिकारी को धमकाने के मामले में रामपुर जेल में बंद है। इस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है और यूसुफ मलिक पर आरोप है कि इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर के गैंग बना करके अपने भाइयों और भाई की बीवी जो है उनके नाम जो है ये संपत्ति जो है मतलब अर्जित की है। फिलहाल कुल मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की जो है ये संपत्ति है जो अभी अर्जित की गई है, जिसको आज प्रशासन ने कुर्क किया है। जी विशाल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 6 की मौत हो गई है। लोडर और ऑटो के बीच टक्कर हुई, 11 यात्री जख्मी हो गए हैं जो कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौदहा थाना क्षेत्र का ये मामला है। सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत हो गई। हमीरपुर में तस्वीरें भी आपके सामने, लोडर और ऑटो के बीच टक्कर हुई है। 11 यात्री गंभीर रूप से जख्मी भी हैं।
और उन्नाव से बड़ी खबर, प्राइवेट बस की चपेट में आया एक युवक, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोती नगर में ये दुर्घटना घटी है। युवक की दर्दनाक मौत, मौके पर ही जान चली गई युवक की। शादी में शामिल होने जा रहा था, तभी प्राइवेट बस की चपेट में आ गया। उधर कानपुर में भी सड़क हादसा हुआ। यहां पर सवारियों से भरी टेम्पो और ट्रक में भिड़ंत हुई है। एक की मौत हुई है। हादसे में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मंदना के कल्याणपुर की ओर जा रहा था टेम्पो। बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना चौकी का ये मामला है। उधर लखनऊ से खबर, जहां पर एसटीएफ ने बेसिक शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी लिखी है कि फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई करें। एफआईआर दर्ज कराने की ये चिट्ठी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। 228 फर्जी शिक्षकों में से 176 पर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई है, नहीं करवाई गई है और इस मामले में इन 176 फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी बेसिक शिक्षा विभाग को लिखी गई है एसटीएफ की ओर से। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले लोगों की तफ्तीश चल रही थी। 228 फर्जी शिक्षक पाए गए, जिनमें से 176 पर अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसे लेकर सरकार ने सभी जिले के आला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। कानपुर में भी जिला अस्पताल और हैलेट अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। कोविड वार्ड पूरी तरह से तैयार है। अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां बीते 24 घंटे में 15 केस सामने आए और फुल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये 78 हो चुकी है संख्या सिर्फ कानपुर में ही। लेकर जो अस्पताल की और कानपुर शहर के चिकित्सीय स्थिति है, वो लगभग तैयारी जैसे पहले के राउंड में थी वैसी तैयारियां पूरी अभी भी हैं। ऑक्सीजन का सारा इंतजाम हो चुका है। आवश्यक दवाइयां सब उपलब्ध हैं। इधर कानपुर में थोड़े से कोरोना केस भरे हैं, लेकिन अभी गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं। ना ही हैलेट में आए हैं, ना ही हमारे यहाँ आ रहे हैं।